Hello guys, welcome back on Civil Service Point YouTube channel. So guys, today's session is the news today. So अभी 2 दिन के अंतर्गत यानी 25 और 26 तारीख के अंतर्गत जितने भी न्यूज़ करंट रहे हैं उस पे हम बहुत ही डीप में जाके एनालिसिस करेंगे। लेकिन हमारा जो एस्पेक्ट्स होता है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है। गाइज, मैं जितने भी करंट को लाता हूँ सिर्फ ऑब्जेक्टिव और मेंस के पर्पस से इस पर बात करते हैं, पूरा विश्लेषण के आधार पे नहीं देखते हैं हम, क्योंकि सब कुछ हम पढ़े हुए हैं। तो क्या क्या करंट हो रहा है हमें उस पे जाना है, ठीक है। तो बस उसके आस्पेक्ट्स हम बात करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, ताकि जो भी छोटा बड़ा अपडेट लाता हूँ उसको आपको मिलता रहे। अदरवाइज़ एज यू विश आप इसको स्किप कर सकते हैं। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं। उद्योग एवं पर्यावरण की आवश्यकताओं को संतुलित करने हेतु केंद्र सरकार शून्य तरल निर्वहन यानी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज जीएलडी ओके प्रणाली की दिशा में सक्रिय है। इसको देखते हैं। केंद्र सरकार देश की जीएलडी नीति, जीएलडी यानी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज ओके नीति पर विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उभरते क्षेत्रों जैसे कि अर्धचालकों में निवेश बाधित न हो, साथ ही पर्यावरण का संरक्षण भी जारी रहे। जीएलडी प्रणाली का आरंभ वर्ष 2015 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों के लिए किया था। गाइज, ये थोड़ा सा प्लीज़ माइंड करना, आप इसको कहीं अंडरलाइन कर लीजिए कि जीएलडी प्रणाली का आरंभ वर्ष 2015 में हुआ था, ठीक है। जेएलडी, ठीक है, इसका आरंभ 2015 में हुआ था, ठीक है। ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज, ठीक है, इसकी शुरुआत 2015 में हुआ था, ठीक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों के लिए किया था, ओके। अधिसूचित उद्योगों पर उपचारित या अनुपचारित अपशिष्ट जल को उनके परिसर से बाहर विसर्जन करने पर प्रतिबंध आरोपित किए गए थे। इससे उत्सर्जन से पूर्व अपशिष्ट जल का पूर्णतः उपचार करना व पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण करना अनिवार्य किया गया था। हालांकि ये नियम है, क्या होता है क्या नहीं होता है। दिल्ली में तो यमुना नदी का हालत देखने पे हमें नहीं लगता कि ये जीएलडी प्रोसीजर अपनाया गया है। खैर, उस पर हमें नहीं जाना है, ठीक है, वो डिबेट का मुद्दा है। फिलहाल हम इसको देख लेते हैं कि जो फैक्ट्रियों से जो अशुद्ध पानी निकलते हैं उसको प्योरीफाई प्रोसीजर के लिए इसको अपनाया गया है, जो कि 2015 में लागू किया गया था, ठीक है। इसका जो नियामक है वो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, ठीक है, सीपीसीबी, ओके। सो गाइज, हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेना था, हम यहाँ पे ले चुके हैं। अगर कुछ ऐसे टाइप आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे पहल किए गए हैं, आप इसको कोट कर सकते हैं, ओके। जीएलडी के लाभ, यह अपशिष्ट जल विसर्जन को कम करता है, ओके। जल की पुनर्प्राप्ति को अधिकतम करता है। बिक्री के लिए एक न्यूनतम मूल्यवान उत्पाद निर्मित करता है। पर्यावरणीय मुद्दों का समाधान करता है। स्थानीय जल स्रोतों पर निर्भरता को से एक सिंपल सी गाइस है कि कोई ये पानी है, ये अशुद्ध यहाँ पर आके कलेक्ट हो गया। अब इसको अगर हम प्योरीफाई करके पुनर्चक्रण करते हैं तो सिंपल सी बात है कि हमारा पानी पर निर्भरता कम हो रहा है। एक नए पानी पे हम इसी से हर काम कर ले रहे हैं, ठीक है। तो बस सिंपल सी बात है कि अगर पानी को हमने इस्तेमाल किया, उसका पुनर्चक्रण करके उसको फिर से शुद्धिकरण करके हमने फिर से इस्तेमाल किया, उसको फिर से इस्तेमाल किया, तो सिंपल सी बात है कि अनदर रिसोर्स पे हमारा निर्भरता कम हो जाएगा। तो बस उसके बारे में ये डिस्कस किया गया है कि जीएलडी के लाभ क्या हैं, ठीक है। ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज, ओके, ये है जीएलडी 2015 में शुरू किया गया था। इसका जो किसके अंडर में रहता है, तो ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंडर में है, ओके।
नेक्स्ट देखते हैं पैरा। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन लागू किया गया है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन वर्ष 2018 के बजट में घोषित 5 वर्षीय कार्यक्रम है। सो गाइज इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप नोट करते रहना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2018 के बजट में घोषित 5 वर्षीय कार्यक्रम है। ज्ञातव्य है कि नीति आयोग को नई और उभरती प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास का मार्गदर्शन करने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको एआई कहते हैं, पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम निर्माण करने के लिए अधिदेशित किया गया था। हालिया जानकारी के अनुसार वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को लागू करेगा। इसके साथ ही लंबे समय से जारी वह मुद्दा भी समाप्त हो जाएगा जो इस प्रतिष्ठित परियोजना को लागू करने को लेकर प्रशासन के विभागों के मध्य व्याप्त था। नीति आयोग नियोजन व समर्थन के साथ सहायता करेगा। ओके, मिशन का मुख्य ध्यान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में देश को अग्रणी बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं और अत्याधुनिक तकनीकों को विकसित करने पर केंद्रित होगा। ठीक है, आईआईटी जैसे प्रमुख संस्थान अनुसंधान में शामिल होंगे और वास्तविक कार्यान्वयन के लिए उद्योगों को सम्मिलित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सरकार पहले से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिटनेस, वित्तीय प्रौद्योगिकी और एग्रीटेक, कृषि प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में कई उत्कृष्टता केंद्रों का संचालन कर रही है। इन्हें इस मिशन के अंतर्गत समाहित कर लिया जाएगा। ओके, सो गाइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है कि जो एआई, ओके, जो हमारा एआई मिशन है, आप इसको नोट करना कि एआई मिशन 2018 के बजट में आया था। इसमें जो कर्ता धर्ता है वो नीति आयोग है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं। भारत की प्रथम लिथियम रिफाइनरी की स्थापना गुजरात में की जाएगी। भारत की प्रथम लिथियम यानी एलआई, लिथियम गाइज आपको पता है जो मोबाइल बैटरी होती है ना, उसमें लिथियम का यूज होता है। ठीक है, रिफाइनरी स्थापना गुजरात में की जाएगी। ओके, प्रस्तावित रिफाइनरी में बैटरी ग्रेड सामग्री के उत्पादन के लिए लिथियम अयस्क का परिष्करण किया जाएगा। रिफाइनरी के लिए लिथियम अयस्क का ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाएगा, क्योंकि सामान्यतः लिथियम भारत में नहीं पाया जाने वाला एक दुर्लभ तत्व है। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्टिव व्यू से ठीक है कि जो हम आयात करेंगे लिथियम को कहाँ से आएगा, 2-3 ऑप्शन दे देगा। तो ऑस्ट्रेलिया से गाइज, ये आपको पता रहे कि ये ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाएगा। ठीक है, पॉइंट। चूंकि भारत विश्व में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कार बाजार में से एक बनने के लिए अग्रसर है, इसलिए यह रिफाइनरी आयातित लिथियम आयन बैटरी के आयात पर होने वाले व्यय को कम करने के लिए भारत की सहायता करेगी। आयात पर कम, ओके। लिथियम आयन बैटरी का आयात वर्ष 2016 के 175 मिलियन से 4 गुना बढ़कर 2018 में 712 मिलियन बैटरी तक पहुंच गया है। ठीक है, ये ग्राफ याद रखना। ओके, ये आपको आंसर में काफ़ी काम करेगा, या एक अवेयरनेस भी रहना चाहिए कि 2016 में 175 मिलियन था, 4 गुना बढ़ गया, नहीं 712 मिलियन बैटरी की लिथियम की डिमांड हो गई है। लिथियम आयन बैटरी की प्रमुख निर्यातक देश चीन और हांगकांग और वियतनाम है। ये आ सकता है ऑप्शन में कि कौन कौन से लिथियम बैटरी के प्रमुख निर्यातक देश हैं, कौन कौन निर्यात करते हैं। ठीक है, तो चीन,
हांगकांग और वियतनाम। ठीक है, चाइना, हांगकांग और वियतनाम। ओके, इसके इलेक्ट्रॉनिकी उपकरणों, टेली संचार और अनुप्रयोगों के साथ साथ एरोस्पेस में भी व्यापक अनुप्रयोग है। लिथियम आयन बैटरी तकनीक में हुई हालिया प्रगति ने इसे इलेक्ट्रॉनिक और हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए एक अनुकूल ऊर्जा स्रोत बना दिया है। जो लिथियम बैटरी, इसमें गाइस जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है ना, जो बैटरी बेस पे हैं, उसके लिए इनकी डिमांड आज के समय बहुत है। बस इतना जान लेना कि इसके जो अग्रणी निर्यातक हैं, ठीक है, वो चाइना, हांगकांग और वियतनाम इनका है। और जो भारत लिथियम का आयात करेगा वो ऑस्ट्रेलिया से करेगा। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ ब्रेग्जिट व्यापार समझौते पर सहमत हुए। वर्ष 2016 में ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपीय संघ से पृथक होने के लिए आयोजित जनमत संग्रह से मतदान किया था। यूरोपीय संघ की सदस्यता त्यागने की यह प्रक्रिया ब्रेग्जिट या ब्रिटिश एग्जिट को संदर्भित करता है। क्लियर? ये जो ब्रेग्जिट है ना गाइज, ये आपका यूरोपीय यूनियन से अलग होने का एक शब्द है, जिसको हम ब्रिटिश एग्जिट भी कहते हैं। ठीक है, यूरोपीय संघ 27 देशों का एक समूह है। ओके, यूरोपीय संघ यानी ईयू 27 देशों का समूह है, जिसमें सदस्यों के मध्य व्यापार होता है। यह समूह अपने नागरिकों को आजीविका अर्जित करने और आवास हेतु राष्ट्रों के मध्य स्वतंत्र रूप से आवागमन करने हेतु अनुमति देते हैं। मतलब कोई इनके बीच में लिमिट नहीं, मतलब एक प्रकार से इन्होंने एक मतलब राज्य टू राज्य बना रखा है कंट्री, लेकिन जिस तरह से हमारा एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने में कोई मतलब कोई भी कागजी कार्रवाई नहीं है, किसी तरह से कोई रोक टोक नहीं, उन्होंने ऐसा व्यवस्था उन्होंने बना रखा है इन 27 देशों के बीच में। ठीक है, इस वर्ष 31 जनवरी को औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के उपरांत ब्रिटेन ने 11 माह की परिवर्तनशील अवधि में प्रवेश किया। इस अवधि के दौरान वह यूरोपीय संघ के नियमों का ही पालन करता रहा। यह परिवर्तनशील चरण 31 दिसंबर 2020 को अर्धरात्रि को समाप्त हो रहा है। ठीक है, अब लगता है इनका अपना रूल और रेगुलेशन रहेंगे कंट्री में। अब ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने अपने भविष्य के संबंधों के लिए एक समझौता किया है। इस व्यापार समझौते की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। दोनों पक्ष शुल्क मुक्त व्यापार करना जारी रखेंगे। जैसे गाइज एफटीए नहीं होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उस टाइप से, यानी ये एक प्रकार से एफटीए पे ही चलेंगे ये। किंतु दोनों के मध्य कर्मियों का मुक्त आवागमन समाप्त हो जाएगा। ओके, साथ ही सेवाओं में व्यापार में बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, यह समझौता ब्रिटेन को यूरोपीय संघ के विनियमित से मुक्त होने और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए करने के उल्लेखनीय स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, भारत पर संभावित प्रभाव। भारत को अब यूरोपीय संघ और ब्रिटेन दोनों के साथ पृथक पृथक व्यापार समझौते करने का अवसर प्राप्त होगा। इससे भारत का सेवा क्षेत्र में लाभान्वित होगा तथा छात्रों और कुशल कर्मियों को नए आव्रजन नियमों आदि से लाभ मिलेगा। यानी ब्रिटेन का ये कहना, मतलब ब्रिटेन के लिए सोचा जा रहा है कि अब जैसे ब्रिटेन अनदर कंट्रियों के साथ अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत अपना व्यापार करने का उसको मौका मिलेगा, क्योंकि उसके पहले यूरोपीय संघ डिसीजन लेती थी और इन लोग को साथ में काम करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये इंडिपेंडेंट है। यूरोपीय संघ के साथ साथ ये इंडिपेंडेंट है किसी और कंट्री से व्यापार करने के लिए। ओके, सो ये रहा जो ब्रेग्जिट है। ब्रेग्जिट को ब्रिटिश एग्जिट भी कहते हैं। ब्रेग्जिट मतलब कि यूरोपीय संघ से अलग होने के प्रोसीजर को ब्रेग्जिट कहते हैं। ठीक है गाइस, सो मैंने यहाँ पे कई बार इसको बता दिया, तो आई होप कि आप इसको समझ चुके होंगे कि ब्रेग्जिट क्या है।
ठीक है, यूरोपीय संघ से ब्रिटेन को अलग होने के प्रोसीजर को ब्रेग्जिट कहते हैं। इसको आप आम भाषा में ब्रिटिश एग्जिट भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको हम देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लद्दाख का त्सो कर आर्द्रभूमि परिसर पर एक रामसर स्थल घोषित किया गया। गाइज यहाँ पर इसको हम इरेज कर देते हैं, फिर यहाँ पे क्लियर दिखेगा ये। यस, त्सो कर आर्द्रभूमि परिसर भारत का 42वां और लद्दाख का दूसरा रामसर स्थल है। गाइज एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर का इशूज़ है वो अभी काफ़ी नया है, और जम्मू कश्मीर से एक अलग यूटी बना हुआ है लद्दाख। तो एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि लद्दाख जो हमारा नया यूटी है वहाँ पर अब तक 2 रामसर साइट बन चुके हैं। ठीक है, क्लियर। तो त्सो कर बेसिन एक अधिक ऊंचाई वाला आर्द्रभूमि परिसर है। इसमें 2 प्रमुख जल निकाय यथा स्टार्टस्पुक त्सो और स्वयं त्सो कर शामिल है। ठीक है, स्टार्टस्पुक त्सो दक्षिण में ताजे जल की झील है, और त्सो कर उत्तर में एक अति लवणी झील है। तो गाइज इस आप डिफरेंस से इन दोनों को याद रख सकते हैं, ये दोनों रामसर साइड में सम्मिलित हो चुके हैं। ठीक है, स्टार्टस्पुक त्सो दक्षिण में और उत्तर में त्सो कर एक अति लवणी है। ठीक है, एक ताजे जल की झील है, एक लवणी जल का झील है। क्लियर, एक का नाम है त्सो कर, क्लियर। ठीक है, एक स्टार्टस्पुक ठीक है नाम है, फर्स्ट सेकेंड। क्लियर, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के अनुसार त्सो कर बेसिन एक A1 श्रेणी का महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है, साथ ही मध्य एशियाई उड़ान मार्ग। ठीक है गाइज, मैंने इतना डिफरेंस बता दिया, प्लीज़ इसको आप माइंड रखना। ठीक है, कि एक जो है वो ताजे जल की झील है, एक अति लवड़ी है, एक का नाम है स्टार्टस्पुक त्सो, दूसरा है त्सो कर उत्तर में, एक दक्षिण में है। ठीक है, यहाँ काली गर्दन वाले सारस, ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीब, बार हेडेड गीज, रूडी, सेक डक आदि प्रजातियाँ। ठीक है, यहाँ ये तो वहाँ का प्रजाति कौन कौन है ये हो गया। आर्द्र भूमियों पर आर्द्रसर कन्वेंशन। ठीक है, ये जो रामसर कन्वेंशन है इस पर थोड़ा देख लेते हैं। यह वर्ष 1971 में ईरान के शहर रामसर में अपनाई गई एक अंतर सरकारी संधि है। ठीक है, जो कि आर्द्र भूमियों के ऊपर आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए एक ये समझौता है। ये डेट याद रखना गाइस, 1971 एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। 1971 ये जो रामसर है ये ईरानी एक शहर है। ठीक है, ईरान का एक शहर है रामसर, वहाँ पर ये समझौता हुआ, इसलिए इसका नाम रामसर रख दिया गया। 1971 में ये समझौता हुआ था। इसका उद्देश्य आर्द्र भूमि के एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को विकसित करना और उसका रखरखाव करना है। यह आर्द्र भूमियाँ वैश्विक जैविक विविधता के संरक्षण, उनके पारिस्थितिकी तंत्र के घटक प्रक्रियाओं एवं लाभों के रखरखाव के माध्यम से मानव जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, हाल ही में इसमें शामिल किए गए भारत के आर्द्रभूमि स्थल में लोनार झील महाराष्ट्र, आगरा में सुर सरोवर, कोथल झील, ठीक है, काबरताल आर्द्रभूमि बिहार, और आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड। ठीक है,
अब तक भारत में टोटल आर्द्र भूमियों की संख्या जो कि रामसर के अंतर्गत आ चुके हैं उनकी संख्या है 42। ओके, ओके गाइस, यस 42 रामसर साइट इसमें भारत में हो चुके हैं। ठीक है, अभी जो फिलहाल 2 हुए हैं वो लद्दाख में है, एक मीठे जल का झील है यानी सॉरी ताजे जल का झील है, दूसरा लवड़ी जल का झील है। ठीक है, और अभी इसके पहले जो करेंटली अभी हुए हैं, ठीक है, वो है लोनार झील महाराष्ट्र। ठीक है, आगरा में सुर सरोवर, काबरतला आर्द्रभूमि बिहार और आसन कंजर्वेशन उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक देखते हैं, अन्य सुर्खियां क्या क्या है गाइस, उसको बहुत जल्दी देख लेते हैं, वैसे भी काफ़ी लंबी वीडियो टाइम हो गया। शून्य कूपन बंध पत्र, ओके, जीरो कूपन बॉन्ड JCZCB, ओके, केंद्र ने पंजाब और सिंध बैंक के पुनर्जीकरण के लिए शून्य कूपन बंधपत्र यानी बॉन्ड के माध्यम से 5500 करोड़ रुपए जारी किए हैं। बैंक पुनर्जीवीकरण से तात्पर्य उस व्यवस्था से है जब राज्य द्वारा संचालित बैंकों, ठीक है, यानी स्टार्टअप बैंक में अधिक पूंजी का समावेश किया जाता है ताकि वे पूंजी पर्याप्तता मानदंडों को पूर्ण कर सकें। क्लियर, रिपीट कर दें, केंद्र ने पंजाब और सिंध बैंक के पुनर्जीवीकरण के लिए शून्य कूपन बंधपत्र यानी बॉन्ड JCB, ओके, जीरो कूपन बॉन्ड के माध्यम से 5500 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इनका करने का क्या कारण है? बैंक पुनर्जीकरण तात्पर्य उस अवस्था से है जब राज्य द्वारा संचालित बैंकों में अधिक पूंजी का समावेशन किया जाता है ताकि वे पूंजी पर्याप्तता मानदंडों को पूर्ण कर सकें। ठीक है, एक कूपन वस्तुतः एक आवधिक ब्याज होता है, इसे बंधपत्र धारक द्वारा बंधपत्र जारी करने के समय परिपक्वता अवधि तक प्राप्त किया जाता है। शून्य कूपन बंधपत्र एक डिस्काउंट यानी छूट रियायत पर जारी किए जाते हैं और अवधि पूर्ण होने पर सम मूल्य या अंकित मूल्य पर भुनाए जाते हैं, यानी उसको भजाया जाता है। उल्लेखनीय है कि ऐसे बंधपत्रों पर परिपक्वता अवधि से पूर्व अवधि अंतराल पर कोई ब्याज भुगतान नहीं किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान निधि योजना PM किसान स्कीम, ओके। प्रधानमंत्री ने PM किसान योजना के तहत वित्तीय लाभ की आगामी किस्त जारी की है। PM किसान के तहत प्रत्येक किसान प्रचलित आवर्तजन मानदंडों के अधीन को प्रत्यक्ष रूप से उनके बैंक खाते में प्रति वर्ष 3 बराबर किस्तों में 6,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। यह केंद्र द्वारा 100% वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। गाइज, ये जो प्रधानमंत्री किसान निधि योजना है, PM किसान स्कीम, ये आपका कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। ये पूर्ण रूप से केंद्र पोषित वित्त पोषित योजना है। इस पे सिर्फ और सिर्फ केंद्र का मतलब केंद्र पे ये पूरा का पूरा बजट का निर्भरता है, किसी राज्य का इसमें कोई सहयोग नहीं है, पूरा भार केंद्र पे पड़ता है, केंद्र के राजस्व पड़ता है। ये किसके अंतर्गत आता है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, 6,000 रुपया साल में 3 किस्तों में दिया जाता है, 2,000, 2,000 और 2,000। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, स्वच्छता अभियान ऐप, ओके।
इस ऐप को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि स्वच्छता अभियान ऐप, इस ऐप को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। यह ऐप अस्वच्छ शौचालयों और हाथ से मैला उठाने वालों सफाई कर्मियों की पहचान और उनकी जियो टैगिंग करेगा। ठीक है, ये जो ऐप है गाइस, ये एक सामाजिक प्लेस को नहीं डिनोट करेगा, ये अस्वच्छ शौचालय और हाथ से मैला उठाने वाले सफाई कर्मियों की पहचान और उनकी जियो टैगिंग करेगा। यह अस्वस्थ शौचालय के स्थान पर स्वच्छ शौचालय स्थापित करने और सभी हाथ से मैला उठाने वालों को पुनर्वास में सहायता प्रदान करेगा। वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार देश में 26 लाख अस्वस्थ शौचालय हैं। ठीक है, इसका मुख्य कारण मैला ढोने की प्रथा। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन की प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के अंतर्गत ऐसे कर्मियों का नियोजन प्रतिबंधित किया गया है, जिससे यह आवश्यक हो जाता है कि अस्वच्छ शौचालयों का सर्वेक्षण किया जाए और उन्हें समाप्त कर उनके स्थान पर स्वच्छ शौचालय का निर्माण किया जाए। गाइस, मस्ट और मस्ट मस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, प्लीज़ इसको आप माइंड करना। ठीक है, और ये आप अगर ऐसे लिखते हैं इसमें बहुत काम आएगा कि 2011 की जनगणना अनुसार 26 लाख अस्वच्छ शौचालय भारत में थे। हालांकि अब तो ओडीए के थ्रू अब तो सारी, अब काफ़ी, हम तो 99% पे सफलता पा चुके हैं इस मामले में। और ये जो स्वच्छता अभियान ऐप है, ये क्या देगा, अस्वस्थ जितने भी स्वच्छ शौचालय हैं वो, और जो हाथ से मैला ढोते हैं उनकी जियो टैगिंग रहेगा। जियो टैगिंग बता देगा, मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहे तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। जियो टैगिंग क्या होता है, मैंने किसी चीज़ का फोटो लिया, ठीक है, अब फोटो लेने के बाद आप देखते हैं ना कि इस मोबाइल में अपने फ़ोटो लिया, कोई पिक लिया, अब उस पर जब अब उसके प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं तो प्रॉपर्टीज़ पे क्या देता है, ये फ़ोटो कहाँ लिया गया है, ये कितने अक्षांश और देशांतर के बीच में लिया गया है, ये कौन सा जगह है। ठीक है, तो ये जियो टैगिंग होता है। जियो टैगिंग हम तभी देख पाते हैं जब उस फोटो के प्रॉपर्टी से छेड़खानी नहीं की गई है। ठीक है, तो ये किया जाएगा किसी के फोटो ले, अब ये हो जाएगा कि फ़ोटो कहाँ पर है, बनावटी चीज़ें भी तो आ सकती हैं ना, तो ये ऐप ये दिखाएगा कि फ़ोटो कहाँ का है, उससे लोकेशंस का पता चलेगा, उस व्यक्ति का पता चलेगा। फिर ये पूछा जाएगा ना कि आपसे काम करवा कौन रहा है, ये किसके भाई, ये तो चीज़ें बंद की जा चुकी हैं। फिर आप कर कैसे रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या स्थिति, क्यों मतलब किया जा रहा है, क्यों नहीं आप तक वो सरकार की योजनाएं पहुंच पा रही हैं जो कि चलाया जा रहा है। ठीक है, डीजी बॉक्स, यह नीति आयोग द्वारा शुभारंभ किया गया भारत का प्रथम डिजिटल परिसंपत्ति प्रबंधन प्लेटफॉर्म है। यह सभी फाइलों को एक केंद्रीकृत स्थान पर संग्रहित करने का एक सरल और सुरक्षित तरीका प्रदान करता है। यह एक डिजिटल फाइल भंडार, साझाकरण और प्रबंधन सास सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर उत्पाद है जो व्यवसाय के साथ साथ व्यक्तिगत उपयोगकर्ता के लिए भंडार विकल्प करता है। इसके अतिरिक्त यह गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव के संभावित विकल्प के रूप में भी कार्य कर सकता है। साथ ही डिजीबॉक्स पर एक निःशुल्क अकाउंट 20 GB तक स्टोरेज स्पेस प्रदान रहेगा। एक प्रकार से गाइस ये डाटा स्टोरेज के बेस पे है ये। ठीक है, डाटा स्टोरेज के ऊपर है डिजीबॉक्स। ये नीति आयोग द्वारा शुभारंभ किया है। ये जो डीजी बॉक्स है ये नीति आयोग द्वारा शुभारंभ किया गया है। ठीक है, भारत का प्रथम डिजिटल परिसंपत्ति प्रबंधन प्लेटफॉर्म है। ओके, भारत का प्रथम डिजिटल परिसंपत्ति प्रबंधन प्लेटफॉर्म है। ये नीति आयोग द्वारा शुभारंभ किया गया है। ये डाटा स्टोरेज के बेस पे है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ई हार्म्स। ठीक है, राम्स। ई राम्स डिजिटल कार्य करने के परिवेश को सुविधाजनक बनाने तथा सरकारी कर्मचारियों के लिए मानव संसाधन सेवाओं
को कारगर बनाने के उद्देश्य से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा ई हार्म्स यानी EHRMs को प्रारंभ किया गया है। ई हार्म्स के माध्यम से सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रणाली के विभिन्न लाभ हैं, जैसे कि कर्मचारी और प्रबंधन के लिए डैशबोर्ड उपलब्ध करवाना, ओके, अद्यतित सेवा रिकॉर्ड, कार्यालयी प्रक्रिया में ई गवर्नेंस, फाइलों का अल्प उपयोग, त्वरित सेवा, एक मिनट गाइस, यस, त्वरित सेवा प्रदायकी निर्णय लेने में सहायता होगी। ठीक है, एक प्रकार से जो है ई गवर्नेंस, ठीक है, ई गवर्नेंस को बढ़ावा दे रहा है, ठीक, और पेपरलेस को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चंद्रयान-2। चंद्रयान-2 मिशन का प्रारंभिक डेटा जारी किया गया। हाल ही में प्रदान पोर्टल के माध्यम से व्यापक सार्वजनिक उपयोग के लिए चंद्रयान-2 मिशन के डेटा का प्रथम समुच्चय जारी किया गया है। यह पोर्टल भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान आंकड़ा केंद्र, इंडियन स्पेस साइंस डाटा सेंटर ISSDC द्वारा लॉन्च किया गया है। ISSDC इसरो के इसरो को देख लेते हैं। ये 15 अगस्त 1969 को स्थापित किया गया था। ठीक है, मिशन के लिए एक अग्रणी डेटा संग्रह नोडल केंद्र है। जुलाई 2019 में प्रक्षेपित चंद्रयान-2 चंद्रमा के लिए भारत दूसरा मिशन है। सितंबर 2019 में ऑर्बिटल को एक चंद्र कक्षा में स्थापित किया गया था। इसके द्वारा चंद्र विज्ञान से संबंधित विज्ञान प्रश्नों के समाधान हेतु 8 प्रयोग किए जाएंगे। वस्तुतः चंद्रयान-2 मिशन चंद्रमा की सतह पर उतरने का भारत का प्रथम प्रयास था। ओके गाइस, ये डेट पर याद रखना, जुलाई 2019 को चंद्रयान-2 चंद्रमा के लिए मिशन था। ठीक है, कैप्सियन सागर, गाइस बस लास्ट होने वाला है। यह हालिया अध्ययन के अनुसार इस सदी के अंत तक कैप्सियन सागर के आकार में उसके पूर्व आकार की तुलना में कम से कम 25% की कमी आएगी। साथ ही इसकी गहराई 9 से 18 मीटर तक कम हो जाएगी। ओके, कैप्सियन सागर की सीमा 5 देशों से संलग्न है और इनमें विलीन होने गिरने वाली प्रमुख नदी वोल्गा है। कैप्सियन सागर में जो महत्वपूर्ण नदी है जो आके गिरती है वो है वोल्गा नदी। ठीक है, ये है हमारा कैप्सियन सागर। ठीक है, क्लियर गाइज। 5 देश की सीमा संलग्न है। ठीक है, मेन क्या है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, अजरबैजान। ठीक है, सो गाइज ये है, हमने देख लिया। यहाँ पे वोल्गा नदी मेन है जो कि गिरती है। ठीक है ना, सो ऐसा नहीं कि ये पूछेगा 8 से 9 मीटर क्या हो रहा है 25, कुछ भी नहीं। इसके पड़ोसी कौन से देश हैं ये पूछेगा, या तो कौन सी नदियाँ की गिरती है ये पूछेगा। क्लियर। सो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक उसको हम देख लेते हैं। एंड्रोट द्वीप। भारतीय नौसेना अपने जलपोत बुलबुल द्वारा कोच्चि से एंड्रोट द्वीप तक नौकायन अभियान करेगी। एंड्रोट द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, एंड्रोट द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। एंड्रोट मुख्य भूमि का निकटतम द्वीप है और उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित अन्य द्वीपों के विपरीत पूर्व पश्चिम की ओर उन्मुख है। सो गाइज इसमें इंपॉर्टेंट बस यही है कि जो एंड्रोट द्वीप है, एंड्रोट, वह लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑब्जेक्टिव वे से। ठीक है, सो गाइज आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो ऐसे ही कंटिन्यू अपडेट पाने के लिए डेली बेसिस पे प्लीज़ हमसे जुड़े रहिए।
अगर आपको इम्पॉर्टेंट लगता है गाइस तो ठीक है, अदरवाइज आप वीडियो को प्लीज़ आप स्किप कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।